एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है कवर अप कर ली हैं और आपने भी वो देख ली होंगी, तभी आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। हमने पिछली वीडियोज़ में क्या क्या कवर किया है, चलिए फटाफट एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं, ताकि अगर आपने नहीं देखी है या फिर आपको नहीं पता कि हम कौन से टॉपिक्स कवर अप करके आ चुके हैं, उसका एक रिविजन आपको हो जाएगा। देखिए, हमने सबसे पहले जाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके इतनी इंपॉर्टेंस बिजनेस लाइफ में और साथ ही साथ नॉर्मल लाइफ में भी इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बनी है। सेकंड, हमने जाना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कुछ सेक्शंस को हटा करके न्यू जो है एक अलग तरीके के लॉज पास किए गए, जैसे कि पार्टनरशिप के लिए अलग से लॉ आया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए अलग से लॉ आया। क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थी, ऐसा क्यों किया गया। उसके बाद हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने समझा। साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बाद हमने समझा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का ना एक बिल्कुल एक सिंपल सी इक्वेशन में हम कवर अप कर सकते हैं या उसका कंक्लूजन दे सकते हैं। वो क्या इक्वेशन थी, वो थी अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरे इसी दो शब्दों में या इस इक्वेशन में हम समझा सकते हैं। उसके बाद हमने समझा कि अग्रीमेंट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं। अग्रीमेंट में हमने जाना था कि प्रॉमिस एंड ऑफर क्या होता है। वहीं से ये दोनों पॉइंट्स, देखो हमने शुरुआत की थी कॉन्ट्रैक्ट से हम पहुंच गए अग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन पे। अब यहाँ पे हमने जो अग्रीमेंट पढ़ा था ना, उसमें भी दो पोर्शंस निकल के आते थे कि भैया अग्रीमेंट इज व्हाट, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। कोई ऑफर किया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया, तो वो एक प्रॉमिस बन गया, वो एक अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, वो हमने जाना था। अब ये जो वर्ड हमने समझे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया मैंने तो आपको ऑफर किया था, आप मेरा टैब ले लीजिए, आप मेरा ये टेबल ले लीजिए, ठीक है, या फिर ये ग्रीन स्क्रीन, ये जो पर्दा है ये ले लीजिए, 50 वाला पर्दा। तो आपने क्या कहा कि भैया ये ठीक है, ऑफर है, बट क्या ये एक वैलिड ऑफर है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम वहाँ बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और जब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक हमने देखा था कि भैया एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों ही पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज हम इसमें कवर अप करेंगे। सो आज हम जो है सिर्फ कवर करेंगे ऑफर के बारे में कि ऑफर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफर से कि ऑफर क्या है और ऑफर क्यों इंपॉर्टेंट है या कैसे ये एक वैलिड ऑफर बन जाता है, उसके बारे में आज हम यहाँ से समझेंगे। चलिए मैं एक बार इसको सेट कर लूँ तो ओके, चलिए ओके स्टार्टेड। ऑफर के बारे में आज हम समझते हैं कि ऑफर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस करेंगे। बेटा ऑफर का मतलब क्या है, आम भाषा में समझते हैं कि आपको मैंने ऑफर दिया कि भाई मेरा ये टैब आप परचेज कर लीजिए या ये टेबल परचेज कर लीजिए। अब ये जो मैं ऑफर आपको दे रही हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, जस्ट अ प्रपोजल टू यू कि भाई आप ये कोई काम कीजिए या ना कीजिए। जरूरी नहीं है ऑफर किसी चीज को करने के लिए ही दिया जाए, ऑफर किया जा सकता है किसी कार्य को ना करने के लिए भी। जैसे कि लेट सपोज मेरा किसी एरिया में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है या मेरा किसी एरिया में एक अच्छा बुटीक है, आप भी वहीं पे आ जाते हो, आप भी अच्छे खासे इंसान हो, मतलब एक अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है। अब मुझे समझ में आ गया दैट दिस पर्सन इज अ बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो मैंने आपको कहा कि भाई देखो मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ, 50,000, 60,000, 50 लाख, 60 लाख रुपीज, आप ये पर्टिकुलर कार्य मत कीजिए मेरे इस जोन में। तो वो चीज़ भी आप ऑफर कर सकते हो। तो ऑफर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ बाय करने के लिए, कुछ सेल करने के लिए ऑफर दे रहे हो, बल्कि ऑफर में कई बार आप कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दे रहे हो। सो ऑफर इज व्हाट, एक प्रपोजल। प्रपोजल जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए प्रपोजल दे रहा है या किसी काम को ना करने के लिए प्रपोजल दे रहा है। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए, अगेन मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जितने भी आप लॉस पढ़ते हो, जितने भी आप एक्ट पढ़ते हो, तो जब भी उनके जो डेफिनेशंस की बात होती है, वो सारे डेफिनेशंस आपको सेक्शन नंबर 2 में दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लोज में, डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस में, लेकिन होते वो सारे सेक्शन नंबर 2 में हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए क्या कहता है कि एक पर्सन जो है इज said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of
ऑब्टेनिंग द एब्सेंट ऑफ दैट ऑफर ऑफ सच एक्ट और एब्सटेंसेस। अब इसका मतलब क्या है बेटा, देखो आपका कब कहा जाएगा प्रपोजल किया गया है या ऑफर किया गया है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए कहता है कि जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए जो है कहेगा, अपनी विलिंगनेस शो करेगा या किसी कार्य को ना करने की विलिंगनेस शो करेगा, उसको प्रपोजल कहा जाएगा, उसको आप क्या कहोगे, ऑफर। तो वो बात यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने आपको अपनी विलिंगनेस शो की कि मैं अपना ये लैपटॉप आपको बेचना चाहती हूँ, टैब बेचना चाहती हूँ, ये पेन बेचना चाहती हूँ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ विलिंगनेस। मैं आपको एक विलिंगनेस अपनी शो कर रही हूँ किसी कार्य को करने की, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट की। ऑफर में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, या अगर सामने एक से ज़्यादा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, उनको ये ऑफर दे रहे हो। यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा ऑफर दिया जाना जरूरी है। सो मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति ऑफर देगा दूसरे व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने आपको ऑफर दिया आपके और आपके फ्रेंड को कि भाई मेरे पास एक घर है, सो आप उसको बाय कर लीजिए, दोनों जो है पार्टनरशिप में बाय कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा ऑफर दिया जा रहा है सामने वाले किसी व्यक्ति को। सो ये एक एलिमेंट इसमें जरूर होता है, एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। मस्ट बी एन एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब आप अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही ऑफर देगा। must be an expression of readiness or willingness to do or to abstain from doing something। यानी कि you are ready, you are expressing it that you are ready or your willingness कि भैया मेरी जो है ये इच्छा है कि मेरी ये गाड़ी आप खरीद लो, मेरी ये इच्छा है कि मेरा ये लैपटॉप आप खरीद लो, मेरा ये टैब आप खरीद लो। तो आप क्या शो कर रहे हो, आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो, आप अपनी रेडीनेस शो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू प्रपोज्ड एक्ट और एब्सटेनेंस। मतलब क्या है बेटा, आप ऑफर कर रहे हो ना, तो वो इस लिहाज से कर रहे हो कि सामने वाला या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। आप ऐसे चलते फिरते नहीं कह रहे कि भाई मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, आप सीधा सीधा एक ऑफर दे रहे हो जहाँ पे आपका जो मोटिव है, जो आपकी इच्छा है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू या ये व्यू लेके आप ऑफर कर रहे हो कि सामने वाला उसको या एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो आपका जो भी ऑफर होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो मस्ट बी विद द व्यू, यहाँ पे आपका जो व्यू होने वाला है, आपकी जो कह सकते हो एक विजन है या फिर आपकी जो इच्छा है वो है कि भाई आप सामने वाले का कंसेंट लो, उसकी एक्सेप्टेंस लो, और इसी लिहाज से आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो। नेक्स्ट आता है पर्सन मेकिंग द proposal and person to whom the proposal is made. Let's suppose I made a proposal to you that I want to sell this tab to you. So here I am making a proposal and you are accepting the proposal, or maybe you are the one who is receiving the proposal. Okay, so I am making a proposal, so I am the offerer or proposer here in this case, and the person who is to whom the proposal is made, अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, in that example you were the person जिसको proposal दिया गया, and you can say that you were the person who was receiving a proposal। तो उस सिचुएशन में आपको कहा जाएगा ऑफरी और प्रपोजी। आपको मिला तो ऑफरी और प्रपोजी, ठीक है। आई होप दीज 2 वर्ड्स आर क्लियर टू यू। यहाँ पे ये 2 वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं ऑफरर हूँ, मैं ऑफर कर रही हूँ, तो ऑफरर और प्रपोजर, और आपके केस में यहाँ पे आप क्या हो गए, ऑफरी और प्रपोजी। आप ऐसे कुछ इसको थोड़ा सा राइम करके याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो है हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफर। कितने तरीके से आप ऑफर दे सकते हो। देखो आपने देखा होगा कई बार जो है कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, मैंने आपको कहा कि मैं एक गाड़ी बेचना चाहती हूँ, तुम खरीद लो। सो ऐसे सिचुएशन में मैं जो प्रपोजल दे रही हूँ वो एक स्पेसिफिक पर्सन को दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ, ठीक है। या फिर मैंने जो है एक एडवर्टीजमेंट डाल दी, मैं ये गाड़ी बेचना चाहती हूँ, जो भी लेना चाहता है प्लीज आओ और खरीद लो, ठीक है। ये क्या है, जनरल पब्लिक के लिए ऑफर है, कोई भी आ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, कोई भी आए एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे और भी कुछ तरीके के आपके ऑफर हो सकते हैं, जैसे कि आपने बोल करके एक्सप्रेस करके वो ऑफर जो है दिया है। जैसे मैंने आपको बोल करके या फिर कुछ ऐसी एक तरीके से आप कह सकते हो रिटन में या ऑरल में किसी भी मोड में मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आप मेरा ये टैब ले लीजिए, तो वो क्या है, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। बट इम्प्लाइड ऑफर नाम की भी एक चीज होती है, जहाँ पे ना तो वर्ड्स बोले गए हैं, ना तो आपने जो है कुछ रिटन में या ऑरली कुछ डिस्कस किया है, बट ड्यू टू सम एक्टिविटीज और ड्यू टू सम ऑफ योर
वर्ड्स आप जो है वो ऑफर का प्रपोजल दे रहे हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर यानी कि जहाँ पे आप या तो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो या फिर आप राइटिंग का मोड यूज़ कर रहे हो, या तो चिट्ठी लिख रहे हो, व्हाट्सएप लिख रहे हो, मेल लिख रहे हो। ठीक है, आजकल तो इंस्टाग्राम लिख रहे हो, आजकल एक और चीज़ है स्नैपचैट लिख रहे हो। मैंने आज तक स्नैपचैट देखा नहीं, चलता कैसा है, बट स्नैपचैट पे मैसेज भेज के लिख रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफर, जहाँ पे आप अपने वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी जो भी आपकी विलिंगनेस और रेडीनेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? ये होता है आपके वर्ड्स इसमें नहीं होते, ये आप क्या करते हो, जो पर्सन अब जिस सर्कमस्टेंसेस में कुछ कंडक्ट करता है उस जगह पे आपके इम्प्लाइड ऑफर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वो एक आपका रिटन डॉक्यूमेंट्स आप आपसे साइन नहीं कराते कि भैया दाल मखनी ले आओ, तो वो पहले अग्रीमेंट लाएगा कि लो भैया दाल मखनी के लिए पहले अग्रीमेंट साइन करो। ऑब्वियसली नॉट, वो आपके सामने एक मेन्यू रख देते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हो। वो क्या है, आपका एक एक्ट है जिसके तहत आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो कि वो पर्सन आपको सर्व करेंगे, आप उनको पे करोगे। तो दो टाइप ऑफ एक तरीके से अगर आप ऑफर कर रहे हो कुछ चीज़, तो वो आपके इम्प्लाइड ऑफर हो जाते हैं, जहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं है या आप रिटन कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बल्कि कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हो कि सामने वाले को एक ऑफर मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर इज व्हाट, कि भैया एक व्यक्ति के लिए दिया गया, ये ऑफर जो है किसी एक व्यक्ति के लिए या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दिया गया, हर किसी के लिए नहीं खुला। तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोगों के लिए, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, या एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए सॉरी नॉट पर्सन्स, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे ऑफर कर रहे हो, तो उसको स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को है या स्पेसिफिक ग्रुप को है। जनरल ऑफर क्या होता है, जो आप वर्ल्ड में कई लोगों को करते हो, ठीक है, पब्लिक को या फिर लार्ज पब्लिक को आपने ऑफर दिया है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, जो खरीदना चाहता है आ जाए, तो दैट इज जनरल ऑफर। एक तरीके से जनरली आप कई लोगों को ऑफर दे रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब एक वैलिड ऑफर कौन सा रहेगा? वैलिड ऑफर में सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, क्योंकि भाई आप ऑफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई लीगल काम करने के लिए ही आप काम कर रहे हो, या फिर आप जो कह सकते हो आपका जो मोटिव है वो लीगल होगा। अगर इलीगल है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता आगे चल के। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफर जो है आपका, वहाँ पे भी आपका लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई हम तो आगे चल के इसमें कुछ घपले करेंगे या समथिंग कुछ गलत करेंगे जो कि लीगल रिलेशनशिप ना बनाए ना। व्हाट इज लीगल रिलेशनशिप? यानी कि लेट्स सपोज मैंने आपको सामान सेल करा, आपने करना है और आपने मुझे पैसे देने हैं, तो यहाँ पे एक बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप बन रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल वन मोर, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। वहाँ पे एक व्यक्ति ने ऑफर किया कि यार मैं चाहता हूँ तो मेरे बिहाफ पे मेरे गुड्स बेच दे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लीगल रिलेशनशिप बन रहा है वो बन रहा है एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, जहाँ पे आप माल दे रहे हो, वो आगे जाके बेचेगा एंड ऑन योर बिहाफ वो बेचेगा और पैसे आपको दे देगा, जो भी कमीशन है वो ले लेगा। सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो इंटेंशन है रिलेशनशिप क्रिएट करने का, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है। तो ऑफर जो है ऐसा होना चाहिए कि जब एक्सेप्ट हो तो वहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में बन जाए। ऐसा ना हो कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं कर रही है पार्टीज के बीच में। सर्टेन एंड अनएम्बिजियस टर्म, यानी कि क्लियर टर्म होने चाहिए, उल्टे फुलटे ऐसे टर्म्स ना हो जो कि एक क्लैरिटी नहीं देते या फिर एक डाउटफुल सिचुएशन को पैदा कर देते हैं। तो सर्टेन टर्म्स होने चाहिए, क्लियर टर्म्स होने चाहिए, और आप कह सकते हो बिल्कुल स्पष्ट में जो है टर्म्स होने चाहिए। सो जो टर्म्स हैं आपके जो ऑफर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सर्टेन होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई मैं अपनी ब्लैक वाली मर्सिडीज आपको बेचना चाहती हूँ फॉर 45 लाख रुपीज़ और समथिंग, ठीक है, मैंने आपको कह दिया भाई मैं अपनी ब्लैक वाली जो है मर्सिडीज तुझे बेचना चाह रही हूँ, और जिसमें मैंने लिया था ना उसमें मैं इतना ये ऐड वगैरह कर करके फिर तुझे बेचूंगी। तो ये क्या है, ये एक डाउटफुल सिचुएशन पैदा कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो टर्म्स है ना वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। तो वैलिड ऑफर में आपका क्या होना चाहिए, एक क्लियर टर्म्स होने चाहिए, कुछ भी डाउटफुल सिचुएशंस वो पैदा ना करते हो। डिफरेंस फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। बेटा कई बार क्या होता है ना, आप अपनी इंटेंशंस बता रहे होते हो कि यार मैं चाहता हूँ ना कि मेरा घर तू ही खरीदे, क्योंकि मुझे फ्यूचर में बेचना है, तो मैं चाहता हूँ ना तू ही खरीदे, तू दोस्त है तो कल को मैं आ सकता हूँ तेरे घर, मतलब उस घर पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट एन इंटेंशन, यू आर नॉट मेकिंग एन ऑफर कि भाई तू मेरा घर खरीद ले, नहीं, ये एक आप इंटेंशन दे रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहे
रही हो, मेरा डिक्लेरेशन है या इंटेंशन है, यहाँ पे इसको ऑफर नहीं कहा जा सकता। तो इसको आप डिफरेंस रखो, यहाँ पे इंटेंशन की तरह ऑफर मत दो। तो ये जो है डिस्टिंग्विश आपका होना चाहिए कि भैया वो डिक्लेरेशन और इंटेंशन नहीं बल्कि एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। वहाँ पे आप सिर्फ इंटेंशन दे रहे हो, इंटेंशन जाहिर कर रहे हो कि अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो एक तरीके से, तो वो आपका प्रॉपर ऑफर नहीं होता। डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है बेटा, कई बार आपने ऑक्शन देखा होगा। ऑक्शन में क्या होता है, 10 पार्टीज को बुलाया जाता है, जैसे आईपीएल में प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कई पार्टीज होती हैं, कई प्लेयर्स होते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हैं, वो प्लेयर्स खड़े हैं, वो उनको जो है, जो भी व्यक्ति, जो भी आप कह सकते हो टीम ज़्यादा पैसे देगी, वो उनके पास जो है वो प्लेयर्स चले जाते हैं, एक तरीके से उनको खरीद लेते हैं उस पर्टिकुलर आईपीएल सीजन के लिए या जो भी उनका सीजन होता है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। जब भी आप एक ऑक्शन रखते हो, आप डिफरेंट पार्टीज को बुलाते हो। जैसे मुझे अपना घर बेचना है, मैंने कहा भैया मैं ऑक्शन करूँगी, बड़ा हो सकता है कोई 2 पार्टीज का मसला चल रहा हो, इसमें मेरा बेनिफिट हो जाए। वो 50 करोड़ बोले तो दूसरा 60 करोड़ बोले, फिर वो दोबारा 70 करोड़ बोले, तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने एक ऑक्शन रखा कि भैया आओ, तुम ऑफर दो कि तुम कितना प्राइस दोगे एंड मैं आपको अपना घर बेचूंगी। तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है कि भैया मैंने इनवाइट किया है पीपल को कि आप आइए और ऑफर दीजिए कि आप ये घर कितने में खरीदना चाहते हैं, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, ठीक है, या फिर मतलब करोड़ों में। तो वो क्या है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। तो यहाँ पे ये इन्विटेशन टू ऑफर जो है ये डिफरेंट है किस चीज़ से, आपके ऑफर से। तो यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। आपका इन्विटेशन टू ऑफर है तो आप उसको ऑफर नहीं कहोगे, वो जस्ट अ इन्विटेशन टू ऑफर है, वो अभी ऑफर नहीं बना है। सो इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर, द पर्सन मेकिंग एन इन्विटेशन इनवाइट अदर टू मेक एन ऑफर टू हिम। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, रियल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस में भी बहुत ज़रूरी है, कहीं भी चले जाओ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मैंने एक चिट्ठी लिख दी अपने फ्रेंड को कि भैया मुझे अपना जो है ये टैब बेचना है 20,000 में, पता नहीं है कितनी बार टैब बिक जाएगा इसी वीडियोस में। तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी, बट मैंने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने वो चीज़ उसको बताई नहीं है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं मैंने तो चिट्ठी लिख दी, तो तू समझ जा, तू तो भाई है ना, तो तू समझ जा। तो ये चीज़ नहीं है। जब आप एक ऑफर कर रहे हो तो उसका कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए, तभी उसको एक वैलिड ऑफर कहा जाएगा। सो मस्ट बी कम्युनिकेटेड, किस पर्सन को, टू द पर्सन हुम इट इज मेड, और उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसको ऑफर दिया जा रहा है। लेट्स सपोज आपको मैंने ऑफर देना था, मैं आपके घर पे आई, आप थे नहीं, मैंने आपके जो हाउस हेल्प्स थे मैंने उनको कह दिया कि साहब आए तो बोलना, छेनू आया था 20 करोड़ का अपना मकान बेचना चाह रहा है, तो तुम खरीद लो। ठीक है, ऑफर दे रहे हैं। सो व्हाट इज इट, सो दिस इज इट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन और अ वैलिड कम्युनिकेशन? नहीं। यहाँ पे जब भी एक ऑफर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को जो है कम्युनिकेट करना जरूरी है जिसको ऑफर दिया जा रहा है। सो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हुम इट इज मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है। नो टर्म्स द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर तुमने शाम तक जवाब नहीं दिया तो छेनू कागज लेके आ जाएगा, साइन कर देना। इट मीन्स कि भैया अगर इस टाइम तक तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। सो नो टर्म्स द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि शाम तक जवाब नहीं दिया तो हम इसकी एक्सेप्टेंस समझेंगे। ये मूवीज में अच्छा लगता है कि शाम तक जवाब नहीं आया तो हम हाँ समझेंगे, नहीं। ठीक है, रियल लाइफ में नहीं, बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं। सो वाइल मेकिंग द ऑफर, जब आप ऑफर दे रहे हो तो ऑफरर जो है ये नहीं कह सकता कि कि आपने जो है एक्सेप्ट नहीं किया इस पर्टिकुलर डेट तक। लेट्स सपोज 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपकी हाँ समझूंगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं समझूंगा कि ये एक्सेप्ट हो गया है, ये ऑफर जो है एक्सेप्ट हो गया है, मैं ऐसा प्रिज्यूम कर लूंगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है बेटा, आपने देखा है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो जब आप इंश्योरेंस लेते हो आपसे बड़े सारे पेपर साइन कराए जाते हैं, इतना छोटू 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 उसमें लाइन्स लिखी होती है। माइक्रोफोन कह रही हूँ, वो आपके होते हैं ना जूम करने वाले जो मिरर्स होते हैं, वो भी लेकर के देखोगे तो आपको नहीं पढ़ने में आएंगे।
सो क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं। आप देखना, इंश्योरेंस लोगे ना, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, आपको बाद में पता चलता है जब आप एडमिट होते हो, खुदा ना करे कि आपको जो है कभी एडमिट होना पड़े या कुछ प्रॉब्लम्स आए, हेल्थ इश्यूज आए, सर्जरीज हुई, ऑपरेशंस हुए या कुछ ऐसी चीज़ हुई, तब आपको पता चलता है कि अच्छा डेली का इसका लिमिट भी है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का बेड ही हमें मिलेगा, 30,000 का ही मिलेगा, ये सिर्फ 75% तक कवर करेंगे, 25 मुझे अपनी ही पॉकेट से देना है। तो वो कुछ स्पेशल टर्म्स होती है। तो जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशल टर्म्स उसमें इंक्लूड होती है, तो ये ज़रूरी है कि आप सामने वाले तक वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो। और इसीलिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस वाले वो हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें छोटी छोटी लाइन्स लिख देते हैं और आपसे हर पेज पे साइन कराते हैं इंश्योरेंस खरीदते समय, ताकि एक उनके पास एक एविडेंस हो जाए कि हाँ, आपने जो है ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं। क्योंकि वो स्पेशल टर्म्स होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के एक स्पेशल टर्म सेट करते हैं जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जो भी स्पेशल टर्म्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होते हैं वो आपको कम्युनिकेट करने बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। इन द स्पेशल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कम्युनिकेटेड, द ऑफर विल नॉट बी बाउंड बाय टर्म्स। ठीक है, तो अगर आपको वो कम्युनिकेट आपने नहीं किए हैं, ठीक तरीके से आपने नहीं बताया है, तो क्या होगा कि वो बाउंड नहीं होगा उस पूरे टर्म्स को लेकर के। जैसे कि इंश्योरेंस वाले अगर छोटी छोटी चीज़ें लिखना छोड़ दें और आपसे साइन कराना छोड़ दें, तो इन फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक फॉर दोज इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि फिर आप एज एन इंश्योर आप कह सकते हो इंश्योरेंस बाय करने वाला व्यक्ति, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने उसके कंज्यूमर हो या आपने उसको जो है बाय किया है, तो आप कल को कोर्ट में जाके कह सकते हो कि ये स्पेशल टर्म्स इन्होंने मुझे कम्युनिकेट नहीं किए थे, तो इसलिए मैं बाउंड नहीं हूँ इनके इन टर्म्स को मानने के लिए। तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्पेशल टर्म्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के हैं, तो आप उनको क्या करो, आप उनको कम्युनिकेट अच्छे से करो उस पर्सन को जिसको ऑफर दिया जा रहा है, या मतलब सामने वाली पार्टी को। अब 2 पॉइंट्स और समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपका आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है भैया? कई बार आपने देखा होगा ना, 2 दोस्त इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि उनके माइंड में ना सेम आइडिया एक बार आता है। वो बस जैसे कई बार 2 लोग जा रहे हैं, 2-3 दोस्त जा रहे हैं, आसपास की कोई सिचुएशन देख लेते हैं तो नज़रों नज़रों में बात कर लेते हैं कि यार क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये, ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो ये क्या है, क्रॉस ऑफर का मतलब भी आप इसी से समझ जाइए। मैंने भी एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड को कि भाई मैं अपनी जो हूँ कार बेचना चाहती हूँ 40 लाख रुपीज़ की। सामने वाले पर्सन ने भी मुझे लेटर लिखा और हम दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को लेटर भेज दिया। नाउ ये जो दोनों लेटर है, दोज 2 लेटर्स जो कि मैंने सेंड किया है और जो उसने सेंड किया है, इसमें दोनों में सेम चीज़ लिखी गई है, सेम ऑफर किया गया है। तो ये एक क्रॉस ऑफर कहलाया जाता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज एक ही टर्म्स में जो है एक दूसरे को ऑफर दे रही होती है, उसको क्रॉस ऑफर कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया उसने भी ऑफर किया, आपने भी ऑफर किया, तो इट मीन्स कि वो जो है यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट हो गया होगा क्योंकि सेम चीज़ बोली गई है। तो नहीं, अगर सेम यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है जिसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं, तो उस क्रॉस ऑफर को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति को उसको एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तभी वो अग्रीमेंट बन पाएगा। सो टू ऑफर विच आर सिमिलर, जो कि सिमिलर है इन रिस्पेक्ट मेड बाय 2 पार्टीज, 2 पार्टीज द्वारा जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है, दोनों ही सिमिलर है ईच अदर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर आर नॉन एज क्रॉस ऑफर। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भैया क्या हुआ, मुझे पता चला उसने लेटर भेज दिया बट मैं एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहती, तो मैंने सोचा क्रॉस ऑफर कर देती हूँ, है ना, तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी और उसको लगेगा हाँ यार कितनी सही समझदार मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, मैंने भी भेज दिया। अब इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में मुझे पता है कि ऑफर मिल गया है, तो ये क्रॉस ऑफर नहीं है। क्रॉस ऑफर तभी होता है जब 2 पार्टीज एक दूसरे को सेम टर्म्स में, सेम रिस्पेक्ट में ऑफर कर रही हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि भैया सामने वाले ने भी आपको ऑफर, सेम ऑफर दिया है। तो मुझे इस फैक्ट की नॉलेज नहीं है, तब मैंने ये ऑफर सामने वाले को किया, और सामने वाले को भी इस फैक्ट की नॉलेज नहीं है कि मैंने उसको ऑफर दिया है, एंड देन उसने जो है वो ऑफर सामने से मुझे दिया, तो उसको क्रॉस ऑफर कहा जाएगा। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहते हो, ये क्रॉस ऑफर है। सो डू नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ वन बाय ऑफ वंस ऑफर बाय दी अदर्स। तो यहाँ पे इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते कि भैया ये एक्सेप्टेंस हो गया, नहीं, इट इज़ ऑल्सो एन ऑफर सेंड बाय दैट पर्सन टू मी, एंड मैंने भी उसको एक ऑफर दिया, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं कही जाएगी बिकॉज सेम ऑफर है, तो इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर होते हैं आपके, जैसे कि आप मान लो कि आपके कॉलेज में
कॉलेज में आपने देखा होगा कैंटीन का और जो है या फिर कैंटीन का तो नहीं, आप कह लीजिए आपके जो भी हॉस्टल में, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में कुछ ना टेंडर्स निकलते हैं। टेंडर्स निकलते हैं कि भैया हमें जो है कैमरास का 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो हम आपको टेंडर दे देते हैं। अब वो टेंडर क्या होता है कि आपका 1 साल या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो भी चीज़ें चाहिए होंगी सामने वाला उसको सप्लाई करेगा। वो आपके स्टैंडिंग ऑफर्स होते हैं। स्टैंडिंग ऑफर जो कि चल रहे हैं, जिसमें आप अभी भी सामान भेजोगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, वो आपके स्टैंडिंग ऑफर कहलाते हैं। ऑफर ऑफ कंटिन्यू नेचर, जो कि कंटिन्यू नेचर के होते हैं, जिसको आप स्टैंडिंग ऑफर कहते हो, ठीक है। ये यूजुअली टेंडर वाले ही आपके मतलब ऑफर वाली जो चीज़ें हैं, ये टेंडर वाली सिचुएशन में ही आते हैं। सो आई होप गाइज ये आपको ऑफर का सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। एंड आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्टेंस के बारे में समझाएंगे, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। सो दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।